कर दीजिए। चल रहा है स्टोरेज वगैरह आया आपके में? हाँ तब तो फिर ओके। हमको लग रहा है सैमसंग से बढ़िया इसमें आ रहा है आपका। अरे वाह, चलो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया था आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अगर बात करें बेटा, तो आप लोगों को मैंने बहुत प्यार से बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, ठीक है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध ना हो उसको रोकने के लिए एक और संस्था बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र। कब बनाई थी? 24 अक्टूबर। जब ये जो संस्था है इसे बड़ा दुख प्रकट था। ये बोली कि द्वितीय विश्व युद्ध देखा, पहला विश्व युद्ध देखा, इतने लोग माइग्रेशन मर गए, खत्म हो गए, किसी का कोई मानव अधिकार नहीं है, तो हम लोग एक साथ बैठेंगे और बैठने के बाद एक निर्णय लेंगे, जिस निर्णय के बाद बनाएंगे पूरी पृथ्वी पे मानव अधिकार संरक्षण के लिए कुछ, ठीक है। तो बेटा याद रखना 50 देश एक साथ बैठे थे। सर जगह कहाँ थी? सैन फ्रांसिस्को। और इन्होंने किस डेट में बैठे थे? 10 दिसंबर 1948 को। बेटा इसी दिन तैयार होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसे आप पढ़ते हो UNEHR, पता चला? याद आ रहा? जब आपने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लिया, मेरी बात समझना, ये कंसेप्ट है बेटा। उसके बाद इंडिया से बोला गया कि तुम भी अपने INHRC कुछ ले आओ, लेकिन इंडिया तो इंडिया है, इंडिया सोती रही। फिर इंडिया ने वर्ष 1993 के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने पहले लॉ बनाया, याद आ रहा है? 28 सितंबर 1993 को हमारे यहाँ विधि लागू करी गई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट यानी अधिनियम। उस अधिनियम में लिखा हुआ था धारा 2 के अंदर कि एक बिल्डिंग बनाई जाए जो सरकार के किसी भी तंत्र के अनुसार काम ना करती हो और जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर लोगों के अधिकार की बात करे। लेकिन धज्जियां उड़ा दी हमने। सर हमने धज्जियां क्यों उड़ा दी? क्योंकि बेटा दुख की बात तो ये है कि बोला गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो सरकार से भिन्न होना चाहिए। अब तो मैं जरा ये पता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो चेयरपर्सन होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? अभी देखो मजा आएगा, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम्हारा तो रिवीजन नहीं होगा। बेटा हमारे यहाँ पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करता है? सर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन बेटा प्रेसिडेंट किसके सिफारिश पे करता है ये बताओ? रिकमेंडेशन यानी सिफारिश। ये इंटरेस्टिंग बात है, याद है किसी को? ये बनाया इसलिए गया था ताकि इनके खिलाफ हो सके, ताकि मंत्रियों के खिलाफ जा सके, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जा सके। लेकिन यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पूरी तरीके से कंट्रोल में किसके है? ये तुम खुद ही निर्णय ले लो बेटा। देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले PM, ठीक, ऑपोजिशन के लीडर, लोकसभा, स्पीकर कौन से? डिप्टी वाले कहाँ के? राज्यसभा के। और स्पीकर साहब वैसे भी चेयरमैन करते हैं, चेयरपर्सन करते हैं। और स्पीकर कहाँ के? लोकसभा के। ऊपर से रहा बचा हमारे यूनियन होम मिनिस्टर। अब तुम जरा ये बताओ, जस्टिस अरुण मिश्रा को इन्होंने बैठाला वहां पे ले जाकर के, ये कोई भी निर्णय सरकार के खिलाफ दें, प्रैक्टिकल सी बात है। और इसी बात की टिप्पणी द हिंदू में आई है। पहले तो आपने वर्किंग समझ ली बेटा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बस आपको एक रिवीजन कराना था कि ऐसे ही क्या है, एक संस्था है जिसके बारे में मैंने आपको हमेशा बताया था पिछली बार, गनहरी। कोई बता सकता है ये गनहरी क्या है? ये जो गनहरी संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जैसे आपसे मैं ये कहूँ दुनिया की सारी पुलिस एक दूसरे से कहाँ मिलती है, कहाँ मीटिंग करती है, तो आप कहोगे सर लाओस में, फ्रांस में। ये फ्रांस में क्या है? इंटरपोल का कार्यालय है। बात ऐसे ही नहीं है, बात रेलिवेंट पकड़ पा रहे हो कि नहीं? बैठो देवेंद्र, गुड टू सी यू। वैसे हरा तो क्या है? हाँ भाई तो बताओ, तुम लोग भूल कितनी जल्दी जाते हो? भैया गनहरी पढ़ाया था, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश होते हैं। अब तुम लोग मिस कर गए, ह्यूमन राइट का कंसेप्ट बता दिया, रिवाइज ही कराया, पहले पढ़ा चुका हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस की मीटिंग होती है, एक दूसरे से जानकारी आदान प्रदान करने के लिए, उसे इंटरपोल कहते हैं। उसका ऑफिस कहाँ है? फ्रांस के अंदर लाओस, ठीक। ऐसी बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के मानव अधिकार जांचने के लिए भी तो कोई एजेंसी होगी, उसी का नाम होता है गनहरी। गनहरी क्या नाम है? GANHRI। बेटा इसी कंपनी ने या इसी एजेंसी ने इंडिया को पिन पॉइंट करा है। सर क्या पिन पॉइंट करा है? अब देखो मजेदार न्यूज, अब ये इंटरेस्टिंग आ रही है, समझना इसको। इंडिया में ह्यूमन राइट को लेकर कोई आप में से बता सकता है कि तुम खुश हो? तो हमें लगता है कि भारत के अंदर इस समय मानव अधिकार एकदम बढ़िया लेवल चल रहा है, क्योंकि इसने 1999 से भारत को रेटिंग आजा पुरुषोत्तम, इस गनहरी ने
1999 से भारत को रेटिंग ए से नीचे दी ही नहीं, और अभी दोबारा रेटिंग होनी है दोबारा 2023 की। तो बेटा संशय ये आ गया है कि ये गनहरी भारत को रेटिंग क्या देगी। मैं पहले तुम पे छोड़ता हूँ, तुम लोग जरा डिस्कस करके बताओ आपस में। गनहरी की फुल फॉर्म ये लिखी हुई है बेटा, आपस में डिस्कशन करके बताओ कि भारत में मानव अधिकार एकदम A1 चल रहे हैं कि बिल्कुल भैया विराट हो चुके हैं, उचाट हो चुके हैं, क्या हो चुका है? अपने अकॉर्डिंग बताइए, इसमें आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं जो कि दुखद ही हो। बेकार है। वेरी गुड वेरी गुड। और क्या लगता है हमारे देश में मानव अधिकार बचे हैं कि नहीं बचे हैं? चलो मन भी लगा रहेगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ डिस्कशन की आ जाओ बेटा, आ जाओ। कैसे लेट हो गए? ऑन टाइम मैं जल्दी आ गया, बुढ़ापे का। हाँ तो भाई चाहिए अच्छी शिवानी खुशबू कल छुट्टी मार रहा है, इतने मासूम है। हाँ कहीं चलो, अब जब भीड़ वापस आ जाती है तो टॉपिक दोबारा बताना पड़ता है। चलो बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, पूरा नहीं रिवाइज करूंगा, 30 सेकंड। भारत में मानव अधिकार नाम की एक चीज होती है, वस्तु आयोग है, मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सर इसके बारे में इतना कब बता रहे हो? मैंने तब बताया था जब मैंने आपको पश्चिम बंगाल की एक घटना बताई थी, संदेश खाली, याद आ रहा? संदेश खाली, जहाँ महिलाओं के पास में एमएलए थे शहाबुद्दीन शेख साहब, वो बुला लेते थे आ जाओ, तो 2-4 महीने बोलिए हम तुझे बताते कैसे आना, ठीक है? बातें मत करो, ध्यान देना। तो बेटा भारत के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रेटिंग कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी है जिसका नाम है गनहरी। अब ये गनहरी जो है बेटा, ये लिखा है गनहरी, ये भारत के ह्यूमन राइट की रेटिंग करने वाली है। तो मेरा सवाल पहले तो नन्हे मुन्ने बच्चों से ये है कि भारत में मानव अधिकार को लेके जरा पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बताओ, कि क्योंकि मेंस का क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी में, तो जरा सोच बताइए कि भारत में मानव अधिकार की मौजूदा स्थिति क्या है? हाँ भाई बताओ, हाँ कुछ तो बताओ। अरे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सर, अच्छे हैं सर, मतलब ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सर तो नहीं, हाँ वो भी नहीं है क्या? बताओ। अरे कुछ तो बोलो, मुझे नहीं दिख रहा, मैं ह्यूमन राइट वाला नहीं हूँ। मैं तो खुद ह्यूमन राइट आयोग में 2-3 बार कंप्लेंट करने की सोच रहा हूँ पिछले 3 महीने में। चलो जोक में समझ गए। हाँ भाई बताओ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थिति बताओ, भारत में ह्यूमन राइट बचे हैं कि नहीं बचे हैं? सर बिल्कुल नहीं बचे, किसान बैठे रहे, पत्रकारिता बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, काय बात का मानव अधिकार, जिसको चाहे उसको परेशान किया जा रहा है, सरकार की सुनवाई हो रही है, बाकी किसी और जनता की सुनवाई नहीं हो रही। नेशनल ह्यूमन राइट के नाम पे कुछ नहीं है, सारे प्रोटेस्ट रोक दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी प्रोटेस्ट को पूरा नहीं होने दे रही। तो भारत के अंदर कोई भी, इवन सबसे बड़ा पॉइंट, भारत सेक्युलर है, इसका कोई धर्म नहीं है, परंतु भारत में एक विशेष धर्म को टारगेट करा जा रहा है, जो कि खुद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम है। लेकिन मैंने जस्ट अभी बताया कि इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं उनको चुनते हैं पीएम साहब, डिप्टी स्पीकर साहब राज्यसभा के, उसके बाद स्पीकर साहब लोकसभा के, होम मिनिस्ट्री, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो बेटा चुन ही सरकार रही है, तो क्या उनकी हिम्मत है सरकार के खिलाफ जाने की? यही इस बात का अंदेशा है। अब तुम सुनना जरा, इसमें एक चीज और शामिल है। अभी हाल ही में आपने सुना था कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री, ठीक है, उन्होंने भी कल परसों में टिप्पणी करी थी कि तुम्हारे इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज बची नहीं है, पत्रकारों को भगा दे रहे हैं, फलाने के साथ ऐसा कर दे रहे हैं। तो बेटा इसी बात का इम्पैक्ट पड़ा है, और ये ध्यान रखिएगा, गनहरी अपना रिव्यू करने जा रही है, लेकिन इस बार इंडिया की रिव्यू में भी हो सकता है ए से बी हो जाए। अभी तक 1999 से जब से ये रैंकिंग शुरू हुई है तब से भारत को हमेशा ए मिल रहा है। लेकिन बेटा एक घटना पूर्व में और घट चुकी है, 2016 के अंदर हमारे यहाँ मानव अधिकार को लेकर धज्जियां उड़ गई थी। तो ये इतनी बाइस्ड संस्था है, इसने भारत को 1 साल का समय दिया, बोले वो रैंकिंग सुधार लो, फिर हम तुम्हारी रैंकिंग ये कर देंगे। तो भैया तुम्हारा अस्तित्व ठीक है, यही इस साल हुआ है। 2023 में रीडिंग देनी थी, इसने पता क्या करा, इसने कहा चलो हम अगले साल दे देंगे। तो इंडिया को 1 साल का टाइम मिला है कि तुम अपनी ह्यूमन राइट की रैंकिंग में सुधार करने के प्रयत्न कर लो। ये बड़ा सोचने की और चिंता की बात है, ये बात समझिएगा। है हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब इसका काम ये जो है पुलिस के द्वारा ही कार्रवाई करवाती है। अगर पुलिस के खिलाफ ही मानव अधिकार का हनन हमारे पास मामला आती है और
बिल्कुल सारे पॉइंट एकदम सही। और कोई पॉइंट में ऐड करना चाहेगा? यही इस आर्टिकल में इन्होंने लिखा है, मेंशन करा है, बिल्कुल ठीक पढ़ के आए हैं कि इन्होंने कहा भैया एनएचआरसी का जो गठन है वो देखो सामने लिखा है, जांच में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति। अब इन्होंने ये बात बोल दी तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात ये है सुनवाई में डिले, और मैंने आपको बड़े प्यार से बताया था 1 जनवरी 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कार्रवाई शुरू करेगा। 1 जनवरी 2025 को अपना बैंक भेज देगा। तो लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसकी कार्रवाई की अवधि कितने वर्ष की होती है? मात्र 1 वर्ष की। सबसे बड़ी लिमिटेशन की बात है। दूसरी बात, धार्मिक अल्पसंख्यक लैंगिक, तुम्हें कोई ट्रांसजेंडर दिख रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? सर नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो धर्म की बात करता हो, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करता हो? सर नहीं। हमें तो वो दिख रहे हैं जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जिन्होंने कह दिया था कि मोदी जी महापुरुष है, वो देश को आगे लेके जाएंगे। इस वजह से उन्हें वहां बना दिया, युग नेता है। तो मेरी बात समझिएगा। और मैंने आपको ये चीज बता दी कि 1999 से इनमें ये चल रही है, जब से शुरू हुआ। और ऐसा ही मसला एक बार हुआ था कि 2016 में रेटिंग गिर रही थी, तो इन्होंने 1 साल का टाइम दे दिया। फिलहाल आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा, बेटा ये रहे। और ये याद रखिएगा, हमारे पास में जो ये गनहरी का मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो भारत को रैंकिंग देगी, उसके अध्यक्ष का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गनहरी के अध्यक्ष कौन है? बेटा इनका नाम है बोलकर तुर, ये लॉयर है। मैं जूम कर देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया के लॉयर है, इनका नाम है बोलकर तुर, ये मत भूलिएगा। ये गनहरी के अध्यक्ष ग्लोबल अलायंस फॉर ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट, मैंने फुल फॉर्म लिखी है इसी सर, आ जाओ, ये याद रखिएगा। तो गनहरी के इस समय अध्यक्ष कौन है बेटा? बोलकर तुर। इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ये मत भूलिएगा। सर कितने सदस्य होते हैं बेटा? 1 नीचे बटे में 4, मतलब सर 1/4 के 100 का 25 नहीं, इसका मतलब 1 चेयरपर्सन 4 अदर सदस्य। तो बेटा 4 अदर सदस्य के अंदर भी हमारे पास 3 है, लेकिन 1 की भर्ती खाली। ठीक है? हाँ क्या हुआ? अप्लाई कर दो बिल्कुल कर दो। ठीक है, तो बेटा ये याद रखना, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इसके अंदर नियुक्ति कौन कर रहा है। दुख की बात सुनो, प्रधानमंत्री जी, मोटा भाई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोकसभा राज्यसभा, स्पीकर कहाँ के? लोकसभा। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिप्टी चेयरपर्सन, राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति का ही दर्जा प्राप्त होता है। तो बेटा उनको बस, क्योंकि यूपीएससी फंसाता है। जब मैं उस उधर वाली बिल्डिंग में पढ़ा रहा था, मैंने बार-बार चीख के बोला था, ये वही स्लाइड है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पे कट लगा है, वो पूरा यही सारे बिंदु लिख देंगे, नीचे लिखेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फंस जाओगे। तो ये सीधे एमसीक्यू में भूलना। ठीक है, तो कौन कौन नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता राज्यसभा लोकसभा के, स्पीकर कहाँ के यानी अध्यक्ष लोकसभा के, लेकिन उप अध्यक्ष कहाँ के? राज्यसभा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, प्लीज भूलिएगा मत। ठीक है, और मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया था, अगर आपको याद हो कि सबसे पहले क्या आया था? 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक घोषणा करी थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। बेटा कब? 10 दिसंबर 1948। जिस दिन घोषणा होती है उसी दिन को 10 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस। अब समझिएगा, अधिनियम भारत में कब आया? 28 सितंबर 1993। पहले विधि आएगी, बाद में बिल्डिंग बनेगी, नियम है, पहले लॉ बाद में बिल्डिंग। तो बेटा इस लॉ के आने के बाद बिल्डिंग बनेगी, सितंबर के बाद अक्टूबर वहां आएगा, तो 12 अक्टूबर 1993 को क्या बनाया? राष्ट्रीय मानवाधिकार। ये डायग्राम मैं बना चुका हूँ, उधर वाले क्लास में आपको दिया है, स्लाइड में दिया है, भूलिएगा मत प्लीज। ठीक है, अब एक चिंता का विषय और आ गया। अब ये जो न्यूज है, इस न्यूज में एक हमारे सामने समस्या ये आती है, आप खुद बताइए कि हमें किसी देश पर कितना निर्भर रहना चाहिए। मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं @ 75 आजादी के 75 वर्ष आत्मनिर्भर लाओ, और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि हमारी आत्मनिर्भरता सिर्फ कागजों में रह गई है, हमारे पड़ोसी देश चाइना से हम लोग क्या कहते हैं ज्यादा निर्भर हो गए, उससे हम $101 बिलियन का सामान ले रहे हैं, और बदले में वो हमसे पता है कितने $1 बिलियन का सामान ले रहा है? सिर्फ 16। तो ये इतना जो डिफरेंस आ गया, ये किस वजह से आया? मतलब हमारा इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है बेटा, वो समझिएगा कि चीन जो है इस समय 101 बिलियन भारत को दे रहा है, भारत को। समझाता हूँ, समझिएगा जरा। बस क्या लगता है इस पे चिंता व्यक्त करो। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ड्रैगन मक्कार है, और दूसरी तरफ जो है हम उससे साथ दे रहे हैं। देखो दो चीजें होती हैं बेटा, इंपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आयात, तो आयात, ठीक, और एक्सपोर्ट को क्या कहते हैं? वेरी गुड, पढ़े लिखे तुम बेटा। याद रखना, ये जो इंपोर्ट है ये हमारे लिए दुख की बात है, याद रखिएगा। आप खुद सोचो,
ये तुम्हारा देश है भारत, इस भारत देश से जितना सामान बाहर जाएगा तो बाहर से तुम्हें पेमेंट मिलेगा। तुमने कोई सामान भेजा तो दूसरे देशों से तुम्हें पेमेंट आएगा, डॉलर में आएगा, युआन में आएगा, करेंसी में आएगा। इससे तुम्हारे देश में लोग ज्यादातर डिपेंड होंगे कि हाँ यार भारत से बांसुरी आ रही है, मसाले आ रहे हैं, जुबा केसरी, कोई सब मतलब, तो भैया दूसरे देश डिमांड करेंगे। अब तुम जरा ये सोचो, ये जितनी ज्यादा प्लस में होगी उतना ही हमारे देश के लिए बेटर होगा। अब उल्टा कर लो, अब ये रहा इंपोर्ट, यानी कि बाहर से ओप्पो कंपनी के मोबाइल इंडिया में आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, लेकिन अब पूरी आवाम 140 करोड़ की आवाम सिर्फ ओप्पो के मोबाइल ही चलाए, भारत का कोई प्रोडक्ट नहीं चलाए, तो प्रोडक्ट का फायदा किसे पहुंचेगा? चीन को। तो बेटा यही दुख हमें देखने को मिल रहा है कि ये रहा चीन, और मजे से जो चीन है वो कह रहा है कि 101 बिलियन डॉलर का भारत इंपोर्ट कराता है। सोच के देखो, मतलब हम पूरी तरीके से डिपेंडेंसी, हालांकि इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में अच्छा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ये भी पता चल रहा है कि लोग जो हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। अब उनकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो चीन से सामान खरीद रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, इसका मतलब लोगों की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन बेटा यहाँ एक समस्या आ गई है, समस्या ये आ गई है कि हम चीन से जो सामान बेच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेच रहे हैं 16 बिलियन डॉलर का। इधर से 16 बिलियन डॉलर का क्या हो रहा है? सिर्फ उनको हम सामान ले रहे हैं और उनके पास में रुपया कितना दे रहे हैं? 101, लेकिन उनसे हमें कितना मिल रहा है? 16 बिलियन। तो जरा तो अंतर कैलकुलेट करो, मतलब आप चीन से ले रहे हो 100 रुपए का सामान और चीन आपसे ले रहा है 16 रुपए का सामान। आप सोचिए कितना बीच में अंतर आएगा। तो इसी अंतर की वजह से द हिंदू एक चिंता व्यक्त कर रहा है कि एक तरफ तो तुम कह रहे हो आत्मनिर्भर हो और तुम पूरी तरीके से चीन पे डिपेंड हो रहे हो, कल को चीन ने सप्लाई रोक दी, महंगाई ला दी, युद्ध छिड़ गया, तो क्या करोगे? इसलिए अपने यहाँ जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है उसकी तरफ तुम्हें जाना चाहिए। और बेटा ये याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है घाटा। लेकिन कौन सा घाटा बोला जाता है बताओ भैया? हाँ, चालू घाटा बोलते हैं इसे। हाँ, तो कौन सा घाटा बोलते हैं बताओ भाई? ये तो बेटा इसे कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो घाटा होता है हमारे यहाँ, उसको संतुलित करने के लिए, मैनेज करने के लिए चालू खाता होता है, लेकिन वो एक देश का नहीं होता, सभी देशों से होता है। यह याद रखिएगा, चीन से हमारे संबंध पिछले 6 साल में समस्या की बात यह है कि हम सिर्फ 16 बिलियन डॉलर ही उनसे ले पा रहे हैं, जबकि उनको अपनी तरफ से कितना रुपया दे रहे हैं? 100 बिलियन, शुभ राशि। तो समझ रहे हो, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई है कि ऐसा क्या हो गया है। और हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे घाटा मिल रहा है, खासकर एक्सपोर्ट पे, वो हो रहा है 387 बिलियन डॉलर का। तो ये हमारे लिए दुख की बात है कि एक देश जो है वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हम उसके ऊपर निर्भर हैं। सर ये कहने की बात वाली कि 100% चुनौती है, ऑप्शन कहां से लाएंगे? विकल्प ही नहीं। चाइना से विकल्प ना, लोकल पे विकल्प ना होना, लोगों की कहते हैं कि इसके लिए जो बात है, इसके लिए एक ही सुझाव है कि हमें इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्किल डिलीवर, भारत में सबसे ज़्यादा कमी स्किल डिलीवर की है, इस वजह से समस्या है। चीन के अंदर बुजुर्ग सबसे ज़्यादा है, लेकिन स्किल डिलीवर बहुत है चीन के पास में। और दूसरी बात ये, चीन के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भारत के औसतन अच्छा हो गया, उसने अपनी इकोनॉमी को बड़ा फोकस करा, वो किसी देश पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है, समझती रही। अभी देख रहा था मैं, एक नया प्रोडक्ट बना दिया कि एक पन्नी जैसा चिपकाओ स्क्रीन जैसा दीवार पे और वो टीवी बन जाएगी, उसी को चलाओ, मतलब कहीं उसको छुटा लो कहीं चिपका दो, वो सिस्टम ही खत्म कर देंगे टीवी का। पता है क्या जहां है। हम लोग हर चीज पे इन्हीं पे डिपेंड है आज की डेट में बेटा, ठीक है। अब ये तीसरा वाला देख लो, ये तो खैर कुछ खास आर्टिकल नहीं है, उसका एलॉन मस्क बना लिया। अभी याद रखिएगा, चीन ने अपने कई मिसाइल लॉन्च करे, अभी दिखाता हूँ। चलो भाई, अगली जो न्यूज है वो सुन लीजिए, बड़ा मजेदार न्यूज, ठीक है। अब भाई खबर है एक जहाज की। अब तुम कहोगे सर एक जहाज की क्यों है? तो जहाज इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, एक जहाज का नाम है एमवी एंड्रोमेडा। तो आप कहोगे एमवी एंड्रोमेडा क्या है? बेटा ये एमवी एंड्रोमेडा दुर्भाग्य से भारत का पहला चलाया हुआ अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज है। सबसे बड़ी बात, हम जून में बड़ा खुश थे 2023 में कि हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च कर दिया, ठीक है। और अभी हाल ही में जहाज पकड़ने की घटना कहाँ हुई थी? गुल्फ ऑफ होर्मुज में, ईरान के पास। अब सुनो मजे की बात, हुआ ये, अब तो मैं मैप दिखाता हूँ, तो मैप पे ज्यादा अच्छे से समझोगे कि बेटा रशिया से एक जहाज चला था। अब ये यहाँ से मेडिटेरियन सी के माध्यम से होते हुए ये इस रेड सी से जब आता है तो यमन नाम का एक जगह पड़ता है। अब यमन नाम का ये जो देश है, इसके पास में क्या हुआ कि ये जो जहाज आ रहा था, जो चला रशिया से था, जा गुजरात रहा था, इसको वहां पर लूट लिया, रोक लिया गया। अब रोकने की तो बात छोड़ो, इसमें कितने पैसेंजर थे? 30। फिर से भारतीयों ने चौंका दिया, 22 तो भारतीय निकल। अब ये जो इजराइल ईरान के पास पकड़ा गया था उसमें 23 थे, 23 में से 17 थे। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आबादी इतनी बढ़ रही है, आधी आबादी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में घूम रही है, क्या हो रहा है भैया, ठीक है।
अब भाई यमन के पास में ये समझिएगा किसने जहाज को पकड़ा, तो ये समझ लीजिएगा ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये देखिएगी तुम, इसका नाम है बाब अल मंदेब। और यहाँ पर किस लोगों ने रोका है, तो हूती विद्रोह, हूती, ठीक है बेटा। यमन के हूती विद्रोह ने इस जगह पर इस जहाज को, जिसका नाम एमवी एंड्रोमेडा है, जो रूस से चला था और बाडेलर में गुजरात तक जा रहा था, उसको रास्ते में रोक लिया। अब रोकने के बाद उसको पकड़ लिया, लेकिन बेटा हमारा इंडिया वाले भी कम नहीं है, इन्हें पता था कि ऐसा कुछ होता रहेगा। सर क्यों पता था, क्योंकि बेटा सोमालिया के लुटेरे बड़ा फेमस है, ऑलरेडी सोमालिया के अंदर लुटेरे लगे हुए हैं, वो लूटपाट करते हैं। और अभी हमारी इंडिया ने, आपको पता होगा कि कुछ ही महीने पूर्व एक ऑपरेशन मिशन चलाया था, जिसमें उन्होंने सोमालिया के कई ऑपरेशन को विफल कर दिया था, ये भी मैंने बताया था, फिर से ऐसा ही हुआ। अब हुआ ये कि जब इस जहाज को बेटा रोक लिया गया, तो हैप्पी बर्थडे टू इस वाले जहाज का, ये रहा INS कोची। कोची के पास में सिग्नल आते हैं, कोची बना हुआ है स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे। अब आपको भी स्टील्थ क्या होती है, जैसे तुम्हारे घर वाले कहें कि तुम भैया पढ़ रहे हो, तो तुम अपनी मैगजीन के अंदर मोबाइल रख के चलाते हो, जैसे घर वाले दरवाजा खटखटाएंगे तुरंत मैगजीन बंद कर देते हो, तो इसी को बोलते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। यानी तुम उस समुद्र के क्षेत्र में हो भी, लेकिन नजरों से गायब हो, कोई तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा। तो बेटा इस जहाज की खासियत यही है, आगे से भूलना मत, ये लिखा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल होती है। ये तुरंत ही ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पहुंचा और इसने धमकी दी। और अच्छी बात यह है कि भारत की नौसेना इतनी उन्नत है कि बातचीत करके काम निकल जाता है, तो इन्होंने भैया जितने भी थे उनको सफल तरीके से छुटा लिया। तो ये ध्यान रखना। अब किसका नाम चलेगा 2-3 महीने खबरों में, INS कोची का। ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, 15A। सर ये प्रोजेक्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट 15, 16, 17A। इसका मतलब कितने टन वजन ले जा सकते हैं, 15 का मतलब 6 टन तक, 16 का मतलब 7 टन तक, 17 का मतलब 8 टन तक। तो 8 टन तक क्या ले जा सकते हैं, उस पर लाद करके मिसाइल और साथ ही और विस्फोटक सामग्री, बस ये याद रखिएगा। तो बेटा कौन सा जहाज चर्चा में, INS कोची। अब देखो सबसे बड़ी बात ये समझिएगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहा, इंडियन नेवी असिस्ट पनामा। और ये जो जहाज था ये किस जगह का था, पनामा का, ओनर इसका कहीं और का था, ठीक है। अब मजे की बात समझिए, इससे अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन निकल के आ रहा है भैया। तो क्या निकल के आ रहा है, सिक्योरिटी का क्वेश्चन टच ये होता है कि बार बार ये जो जहाजी हमले हो रहे हैं, ये भैया जो ये वैश्विक हमले हो रहे हैं जहाजों पे, इससे क्या संक निकलता है, आपको क्या लगता है कि इतने हमले जो बढ़ गए जहाजों के ऊपर, ये चिंता का विषय नहीं और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि परसों ही, मेरी बात समझिएगा, परसों ही भारत की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन को कितने बना के भेजे थे, 3 ज्ञापन, मैंने पढ़ाया था। उस 3 ज्ञापन में किसकी बात लिखी है, समुद्री नाविकों की सुरक्षा की, हमारे जहाज की टेक्नोलॉजी की कहाँ लेके जाएंगे। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना कि भारत की सरकार ने ऑलरेडी ज्ञापन दे रखा है, लेकिन ज्ञापन में जब तक कार्रवाई होती तब तक भैया लुटेरे आते। अब कई बार ये भी निकला है कि 3 मिसाइलें भी INS कोची ने दाग दी, लेकिन कोई मरा नहीं, तो भैया पता नहीं कहाँ दाग दी, लेकिन दाग दी। हाँ तो याद रखिएगा कौन से जहाज ने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, INS कोची, कोची, ठीक है। ये लिखना, लिखो फटाफट। सर कल हम इस बारे में पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ी थी, हाँ हाँ बताइए। इसको जो हूती विद्रोह जो है उसका ऐसा माना जाता है ईरान समर्थित है और यमन समर्थित है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले भी हमले ये कहता है कि इजराइल और जो ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन चल रहा है इसमें, उसकी वजह से ये हमले बढ़ रहे हैं। तो हूती विद्रोह को मेनली ईरान और यमन समर्थित नहीं माना जाता है। ये बात सही कह रहे हो, सही है। ईरान से मतलब जो है अपनी उनके खाने की भी सब करवा रहा है ऐसा। तो ये आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ा, क्योंकि जो हूती विद्रोह वाले हैं, खासकर जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक को उन्होंने प्रॉक्सी बना रखी है, वो सारी प्रॉक्सी ईरान से भी समर्थित है। आ जाओ बोल रहे कैसे हुए, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, ये न्यूज़ जस्टिफाइड है। चलिए भाई बच्चों आगे बढ़े, चलो भाई ये भी हो गया, कोची उची हो गया सब। हाँ ये सबसे बढ़िया आर्टिकल है, मजा आ गया। अब मैंने जब एक दिन यश से कहा, मैंने कहा यश अपने घर की तुम जो है भैया एक मुद्रा पॉलिसी बनाओ, नीति बनाओ। तो बोले क्या मतलब, मैंने कहा जोड़ो तुम्हें कितनी पॉकेट मनी मिलती है, बोले सर 10 रुपए के लिए क्या पॉलिसी बनाना। तो मैंने कहा नहीं पापा को तो सैलरी मिलती होगी, तो बोले हाँ पापा को सैलरी मिलती। मैंने कहा मम्मी को, तो बोले पापा मम्मी को पैसे दे देते हैं, मम्मी को उन्होंने पढ़ाने नहीं दिया, उस जमाने में यही सब चलता था, तुम कहाँ जाओगी पढ़ाने। तो भाई यही सब होता था पहले ऑर्थोडॉक्स। तो यश के घर में जब पैसे बनाए जा रहे थे, तभी यश ने हाथ खड़ा करा, बोले छोटा तो बड़ी बात, वैसे तो 10 रुपए का योगदान है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ जो बजट बन रहा है उसमें मौसम को देखो, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो बर्फ भी आएगा, और बर्फ आएगा तो लस्सी बनेगी, लस्सी बनेगी तो दही भी आएगा, और अगर घर के अंदर ज्यादा गर्मी हो गई तो कूलर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटा दुख इतना है कि इनके पापा RBI हैं, और ये जो है RBI के स्पेशलिस्ट, यही खबर आई है। RBI ने ये बोला है कि एक लोगों का माइंडसेट है, मिथ है, लोगों को ये लगता है कि जब भी हम आर्थिक कोई नीति बनाते हैं या जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम पर्यावरण को लेते नहीं, ऐसा लोग समझते हैं।
कि ये इल्जाम लगाया जाता है कि अरे पर्यावरण को छोड़ो, जलवायु को छोड़ो, सबसे पहले तुम आर्थिक स्थिति को अच्छा करो। लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी करी कि आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से पर्यावरण एवं जलवायु पर निर्भर है। इवन हम लोग अगर जब इकोनॉमिक ग्रोथ या कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें जलवायु को सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं, लेके रखते हैं। जरा तुम खुद बुद्धि लगाओ, अब तुम बना रहे हो कृषि मॉडल, तुम्हें भारत की जलवायु को पता ही नहीं है अगले 5 साल के अंदर क्या होने वाला है, कैसी स्थिति है, कैसी हवाएं हैं, कैसी मिट्टी है। तो भैया तुमने पता चला तुम्हारे देश के अंदर उगते खीरे हैं और तुम आलू की फसल पे लगे हुए हैं। चीजें समझो। अब इसमें आप एक बहुत अच्छी बात समझिएगा, मजा आएगा आपको, नई चीज आपको समझाता हूँ मैं। आप में से कितने लोगों को यूपीएससी जीएस पेपर 3, ठीक है, जिसे पेपर 4 बोलेंगे, उसका सिलेबस याद है? हाँ भाई बताओ, याद है नहीं याद है? नहीं है? याद है तो क्या जरा बताओ। हाँ भाई इसका पेपर 3 हाँ ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूँ यूपीएससी के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाँ ठीक है, और आपका प्रबंधन में एक दिन होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ले लिया और डिजास्टर ले लिया और वेरी गुड, आपका प्रबंधन ले लीजिए हाँ ठीक है, और साइंस टेक ले लिया और मेनली वही है, बाकी इसके सब क्लॉज हैं। ठीक है, चलो ये भी ले लें। और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ लिखा होता है, उसमें ठीक है, ताकि इन्हें सुधार के अंदर से नहीं एक और रह रहा है इंटरनल सिक्योरिटी, अब वो है। ठीक है। अब जरा मेरी बात समझना बेटा, आरबीआई ने जो चीज कही वो यूपीएससी का सिलेबस सिद्ध कर रहा है, सरकारी लिख दिया है सिलेबस, समझो बात को बेटा, ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरी बात समझना, के कारक क्या क्या होते हैं, फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो याद रखना बेटा, सबसे पहला फैक्टर होता है क्लाइमेट, दूसरा फैक्टर होता है संसाधन, तीसरा फैक्टर होता है पॉलिसीज, उसके बाद आ जाओ ह्यूमन, उसके बाद आ जाओ लास्ट में टेक्नोलॉजी। तो बेटा आरबीआई यही तो बात कर रही है, आरबीआई कह रहा है कि इकोनॉमिक्स का सीधा संबंध किससे है, क्लाइमेट से। उसने कोई नई बात नहीं करी। और अगर तुम्हें प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो तुम यूपीएससी के सिलेबस को समझो। जिस देश के पास में इकोनॉमिक्स पैसा नहीं होगा, इस चीज को आप नोटिस करिएगा प्लीज बड़ा अच्छे से, जिस देश के पास पैसा होगा वही किसमें इन्वेस्ट करेगा। और जब तुम साइंस एंड टेक में पैसा लगा रहे होगे तो उसका प्रभाव किस पे देखने को मिलेगा, पर्यावरण पे। तो तुम पर्यावरण से निपटने के लिए क्या करोगे, प्रबंधन। और इस प्रबंधन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, सोसाइटी का। तो प्रैक्टिकल सिलेबस से मैं तुम्हें मिलवा रहा हूँ कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसको अगर पकड़ के चलोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आरबीआई ने तो एक छोटी सी बात बोली कि ऐसा नहीं है कि एक मिथ है, हमने 2025 तक नीति बनाई, 2050 तक बनाई है, तो हम हर नीति के अंदर जलवायु को शामिल करते हैं। बस उनके कहने का महत्व इतना था। और फिलहाल क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत में जलवायु को लेकर कौन कौन से कदम उठाए गए, कोई बता सकता है? बताओ भाई, भारत में जलवायु को लेके कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? तो याद रखिएगा, अब अगर नहीं भी उठाए हैं तो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि 2050 तक, अगर 2050 तक तुमने जलवायु को आरबीआई की मौद्रिक नियोजन करते समय शामिल नहीं करा तो बेटा तुम्हारी जीडीपी में साफ साफ लिखा है 9% की गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि तुम्हें लगता है इन्फ्लुएंस फैल गई तो जीडीपी बढ़ गया देश का, लेकिन जलवायु को भी कंसीडर करना पड़ेगा, समझ गए? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके लिए इन्होंने 2 देशों के एक मॉडल की बात करी है। इसमें एक मॉडल शामिल है यूरोपियन यूनियन और आसियान देशों का हरियाली मॉडल। अब क्या है हरियाली मॉडल, इस पर थोड़ा रिसर्च करो। चलो भाई, आर्थिक विषमता की बात कर लो। हमारे देश के प्रधानमंत्री की स्पीच बड़ा वायरल हुई है, हो सकता है आप लोगों ने ना देखी हो तो अच्छी बात है, यानी कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, पोस्ट डिलीट करा रही है। तो कहने का मतलब ये है, वो ये बोले कि देश में अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो वो हिंदुओं का पैसा लेके मुसलमानों में बांट देगी। तो मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मुस्लिम क्यों नहीं हूँ, मुझे तो घर बैठे पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस ही लानी चाहिए। फिलहाल अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता देश के पीएम को ऐसी बातें करते हुए। और इस पे अभी तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार चुनाव संहिता ने कुछ भी टिप्पणी नहीं करी थी। जब पब्लिक प्रेशर बना तो उन्होंने साथ में कांग्रेस को भी लपेट दिया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नोटिस दे दिया कि शो कॉज नोटिस दो कि तुमने ऐसा बयान क्यों दिया। नोटिस दिए हुए आज तीसरा दिन है, आराम से रैलियां संबोधित हो रही है, कोई टेंशन की बात नहीं। आप समझिएगा जरा अच्छे से। यहाँ पर एक आर्थिक विषमता की बात ये कही कि एक राइटर है, उन्होंने द हिंदू के अंदर मजे की बात लिख दी। बोले भले ही मोदी जी ने ये बात कही कि पैसा लेके बांट देंगे, लेकिन तुम में से जितने बैठे हो नहीं लगता कि देश की 1% आबादी के पास देश का 40% पैसा है। अब मतलब द हिंदू का दिमाग देखिए, राइटर भी खाली बैठे होते हैं इकोनॉमिक्स में। उन्होंने कहा कि पैसा लेके बांट देगा, इसका मतलब यही मौका है अडानी और अंबानी को गिरने का। तो उन्होंने टिप्पणी
करी है कि 1% लोगों के पास देश का 40% पैसा है। सरकार को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि जो 40% पैसा है इसको ले या फिर संपत्ति में कर दे। और इसमें भी इन्होंने 2 दिन पहले एक और लेख निकाला था इंटेंजिबल संपत्ति करके, मतलब जो इन लोगों के पास में जितनी भी संपत्ति होती है उसको उन्होंने आर्टिकल 39 के अंदर टिप्पणी करी थी कि भैया वो कॉमन वेलफेयर के लिए क्यों ना यूज करी जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ इंटरेस्टिंग बात पे, क्या लगता है तुम्हें ये जस्टिफाइड है कि 40% पैसा अमीरों से लेके जो 1% है वो आवाम में बांट देना या उसको इस तरीके से रेगुलेट करना कि सरकार अपने काम में ज्यादा ले ले? बेटा बिल्कुल ही संभव नहीं, किसी का पैसा थोड़ी छीन लोगे तुम। लेकिन अमेरिका में ऐसी मुहिम चल चुकी है, ये उसी बात पर टिप्पणी करते हैं। अमेरिका में चला था बेटा टैक्स द रिच अभियान नाम से, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था कि जितना पैसा अमेरिका के अंदर इकट्ठा हो रहा है वो कुछ ही प्रतिशत लोगों पे। लेकिन याद रखिएगा, मुझे नहीं लगता इसका कोई फर्क पड़ेगा। बस उन्होंने ये बात टिप्पणी करी है कि भारत में जीडीपी 17% टैक्स से आती है। अब टैक्स का भी दुख सुन लो, तो भाई टैक्स का दुख ये है भारत में कि ये तुम्हारे पापा टैक्स देते हैं? नहीं देते, मैं भी नहीं देता। आप देते हो टैक्स? ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? और वो भी ऐसे ऐसे ना। हाँ, जहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर तुम अपने घर जाओगे तो तुम्हारे पापा टैक्स के नाम से सुबह की चाय भी बड़ा खिसिया के पियेंगे, गुस्से में कि क्या बात कर रहे हो सुबह सुबह। बेटा आपके पापा गलत नहीं कर रहे, क्योंकि लेख पता क्या कहता है, बोले सबसे मजे की बात सुनो, जो कंपनी 500 करोड़ रुपया कमा रही है उसको टैक्स देना है 19.4%, लिखा है सामने। लेकिन जो कंपनी 1 करोड़ रुपया कमा रही है उसे 25% के आसपास टैक्स देना। फिर से समझना, 500 करोड़ वाली कंपनी देगी 19% टैक्स, जो 1 करोड़ कमा रही है वो देगी 25%। नाइंसाफी है। तो बेटा इसीलिए इस लेख में कहा गया कि भारत में ज्यादातर लोग टैक्स देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अमीरों से जो टैक्स है वो कम लिया जा रहा है और गरीबी देश की मिट नहीं रही, तो हमारा टैक्स ज्यादा है। इसलिए आपके जो पिताजी टैक्स नहीं देते हैं वो तो फिर टैक्स चोरी में आता है, लेकिन हाँ उनके मन में एक बुलबुलाहट तो रहती है कि क्या करें, सरकार को पैसा दे दी, चाह रहा है हमारा पैसा, है ना पिक्चर दिखा रहे हैं, ना कुछ दिखा रहे हैं, मतलब है ना, कुछ भी नहीं करा के सरकार। तो बेटा याद रखना, इसीलिए ये इन्होंने लेख के अंदर बताया है कि